पैंक्रेटिस का एक बहुत मेजर कारण जो बच्चों में देखने को मिलता है खासकर आजकल वो है जेनेटिक म्यूटेशंस। मरीज ये भी पूछते हैं कि वायरल इन्फेक्शन से कैसे पैंक्रेटिस ट्रिगर हो सकता है या हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है। आजकल कई तरीके की पैंक्रेटिस को मेरे को लगता है जो पूरा श्रेय है हमारा जो मेटाबॉलिक हेल्थ है उसको मैं दे सकती हूँ। हमारा खान पान इतना खराब हो चुका है, हमारी जीवन शैली इतनी खराब हो चुकी है। इसी क्रम में हम देखते हैं कि कई बार ओबेसिटी के साथ पैंक्रेटिस का बहुत डायरेक्ट कनेक्शन है। जितने टीनेजर्स मेरे पास आते हैं तो जब उनकी हिस्ट्री देखती हूँ मैं उनसे पूछती हूँ कि आप कभी ओबीस थे, तो कहते हैं हाँ पहले मैं 105 किलो का था या 90 किलो का था और अब मेरा 30 किलो वजन कम हो गया। तो ये कॉमन सा एक पैटर्न मैं अपने पेशेंट्स के बीच में देखती आई हूँ। सिमिलरली जब हम मेटाबॉलिक पैंक्रेटाइटिस की बात करते हैं तो उसमें एक और कंडीशन हम बात करेंगे डिसलिपिडीमिया की या फिर हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल की। कई कारणों से मिलकर बीमारी बनती है और बेसिकली जो कारण इस बीमारी को ट्रिगर करते हैं उसको कंट्रोल करें, परहेज करें और एक बैलेंस डाइट रखें और इसका ढंग से इलाज करें। नमस्कार, मेरा नाम वैश्यका प्रकाश है और मैं पड़ाव स्पेशलिटी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट सेंटर की मुख्य संचालिका हूँ। और पड़ाव उत्तराखंड में स्थित है और हम लोग मुख्यतः पैंक्रेटाइटिस के मरीजों का उपचार करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम पैंक्रेटाइटिस क्यों होता है और क्या-क्या कारण होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। और मैं इसको इसलिए बात करना चाहती हूँ इस बारे में क्योंकि कई बार मरीज़ कहते हैं मैम ये मुझे क्यों हुई है। एंड ख़ासकर अब मैं देखती हूँ कि बीमारी हर एज ग्रुप में इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, ख़ासकर छोटे बच्चों में, टीनेजर्स में, कॉलेज गोइंग में। और कई बार कोई कारण नहीं समझ आता उन लोगों को कि हमें क्यों ही होगी बीमारी। तो सबसे पहला सवाल होता है, वो रिपोर्ट भी दे देते हैं, बातें भी कर लेते हैं, सारा डिस्कशन भी हो जाता है। लेकिन एक सवाल जो उनको अक्सर परेशान करता है कि मुझे ही क्यों हुई और क्या कारण हो सकते हैं? और मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं करता हूँ, ना मैंने कभी शराब पी थी, ना कुछ किया था, क्यों फिर हुई? तो आई थिंक वो सेल्फ डाउट में चले जाते हैं, परेशान होते हैं। तो ये सवाल अक्सर वो मेरे से पूछते हैं। तो इस माध्यम से मैं इसी चीज़ का आपको जवाब देना चाहती हूँ। सो पहला जो उसका सवाल है कि क्या-क्या मुख्य कारण होते हैं जिस कारण से पैंक्रेटिस होती है और क्या सबसे कॉमन होते हैं और कैसे इसका एक चेंजिंग ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है? तो अगर हम मेडिकल बुक्स देखें और जो लिटरेचर पढ़ते हैं तो जो सबसे मुख्य 2 कारण बताए गए हैं वो है अल्कोहल और गॉलस्टोन्स। तो अल्कोहल से होने वाली पैंक्रेटिस बहुत ज़्यादा कॉमन है, सिमिलरली गॉलस्टोन्स की वजह से होने वाली पैंक्रेटिस भी बहुत कॉमन है। इसके अलावा जैसे हम बात करते हैं टिगारो क्लासिफिकेशन का वर्णन किया गया जिसमें टी से कोई टॉक्सिसिटी हो सकता है, इडियोपैथिक की कोई नो कारण नहीं पाया गया, जी से जेनेटिक्स है, ए से ऑटोइम्यून या अल्कोहल, आर से बार-बार होने वाली रिकरेंट पैंक्रेटाइटिस या ओ से ऑब्स्ट्रक्शन, कई बार गॉलस्टोन के वजह से। तो इन सारे कारण से पैंक्रेटाइटिस होती है। लेकिन एक पैंक्रेटाइटिस पे हम बात करना चाहेंगे जो कि है इडियोपैथिक पैंक्रेटाइटिस। अब इडियोपैथिक पैंक्रेटाइटिस बहुत कॉमनली बढ़ रही है एंड वही मरीज़ हैं जो ज़्यादातर हम देखते हैं अपनी प्रैक्टिस में। इडियोपैथिक पैंक्रेटाइटिस का मतलब ये नहीं है कि कोई कारण ही नहीं है। इडियोपैथिक पैंक्रेटाइटिस का मतलब है कि बहुत सारे मल्टीपल कारण हो सकते हैं जो कलेक्टिवली इसकी तरफ इन्फ्लेमेशन को बढ़ा रहे हैं जिस कारण से आपको बीमारी हुई हो। तो उसको हम इडियोपैथिक पैंक्रेटाइटिस की तरह समझेंगे। और आज के समय में जो मैं समझती हूँ कि हमारा जो जीवन शैली हो गई है, हमारा खान-पान हो गया है और जो इन्फ्लेमेटरी मतलब बॉडी में इतनी सारी इन्फ्लेमेशन जो बढ़ रही है, इस वजह से बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। सिमिलरली और जो कारण देखे जाते हैं जैसे कि ट्राइग्लिसराइड का बढ़ जाना, कुछ तरीके की मेडिकेशन, ओवर एक्सर्शन, स्ट्रेस, तनाव, ये सारे कारण पैंक्रेटाइटिस के लिए बहुत हद तक एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हैं। एंड जैसा कि मैंने बोला पैंक्रेटाइटिस मल्टीफैक्टोरियल है एंड जस्ट टू पिन पॉइंट कि ये कारण है, इस वजह से आपको पैंक्रेटाइटिस हुई होगी, कई बार बहुत मुश्किल होता है। कई बार हम अल्कोहलिक पेशेंट्स में ये देखते हैं कि हो सकता है पेशेंट कई-कई साल से अल्कोहल पी रहा हो, लेकिन उसको पैंक्रेटाइटिस नहीं हुई हो और किसी ने शायद 1-2 बार ही अल्कोहल लिया, उसको पैंक्रेटाइटिस हो गई हो। सो इट इज़ ऑल्सो अबाउट कि आपका बॉडी अल्कोहल को कैसे एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है। तो इन सब कारणों से हर पेशेंट के लिए इसके अलग-अलग कारण हो सकते हैं और उसके हिसाब से उसको पैंक्रेटाइटिस डेवलप हो सकती है। इसी क्रम में कई बार मेरे से मरीज़ पूछते हैं जी हमने तो अल्कोहल बहुत कम पी थी, ओकेजनल पी थी। कुछ लोग बोलते हैं हम अल्कोहल नहीं पीते, भई बियर पीते हैं। मतलब बहुत अलग-अलग लोगों के एक्सप्लेनेशंस होते हैं फॉर द अल्कोहल कंजम्पशन। आई थिंक अल्कोहल के साथ इट इज़ नॉट अबाउट द क्वांटिटी, इट इज़ ऑल्सो अबाउट हाउ योर बॉडी इज़ एक्सेप्टिंग इट, हाउ इट इज़ प्रोसेसिंग इट। तो पैंक्रियाटिस के केसेस में ये बहुत क्लियरली हमें दिखता है।
और कई बार पेशेंट्स कहते हैं अच्छा ट्रीटमेंट के बाद क्या मैं अल्कोहल पी भी सकता हूँ? तो मुझे लगता है अगर आपको पैंक्रेटिस है तो आपको अल्कोहल बिल्कुल छूनी भी नहीं चाहिए, पीनी नहीं चाहिए। हालाँकि आपको अल्कोहल से बिल्कुल ही बच के रहना चाहिए बिकॉज़ इट इज़ बैड फॉर योर सिस्टम एट वेरियस लेवल्स। एंड सिमिलरली जब पैंक्रेटिस क्योंकि एक बहुत बड़ा कारण जो सामने आता है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से पैंक्रेटिस डेवलप होता है एंड अल्कोहल इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारी बॉडी में क्रिएट करती है। सो डेफिनेटली इट हैज़ अ contribution there also. So definitely alcohol is a big no. कम मात्रा में मॉडरेट सीवियर जो भी है या किसी भी फॉर्म का अल्कोहल विद पैंक्रेटिस यू शुड नॉट टेक। कई बार लोग में से ये भी पूछते हैं कि गॉल स्टोन्स से पैंक्रेटिस का क्या मतलब है। तो बेसिकली जहाँ पे कॉमन बाइल डक्ट होता है और पैंक्रेट डक्ट होता है वही हमारा छोटी आंतों में खुलता है जहाँ से ये जूसेस हमारी छोटी आंतों में जाते हैं और एक्टिवेट होते हैं, जैसे मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया था। गॉलस्टोन्स के कारण से वो डक्ट आपका ब्लॉक हो जाता है और जिस वजह से जो फ्री फ्लो होता है एंजाइम्स का वो नहीं हो पाता एंड बिकॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन वो वहाँ पर इतना सडन होता है कई बार कि उसको ऑब्जर्व करने का भी टाइम नहीं मिलता है, करेक्ट करने का भी टाइम नहीं मिलता, लेकिन वो जो प्रेशर क्रिएट होता है उसकी वजह से बैकफ्लो के वजह से जूसेस के बैकफ्लो की वजह से पैंक्रेटिस डेवलप होता है। और कई बार वो जो ब्लॉकेज होता है वो निकल भी जाता है विद द फ्लो, बट जो डैमेज होता है इसके से बार बार रिकरेंट पैंक्रेटिस हो सकती है। तो गॉलस्टोन्स का बहुत हद तक डायरेक्ट कोरिलेशन है पैंक्रेटिस के साथ एंड इसलिए कभी भी जब डॉक्टर देखते हैं कि कोई स्लज है या कोई छोटा स्टोन है तो उसको हमेशा निकालने की बात करते हैं क्योंकि पोटेंशियल कारण बन सकता है फर्दर किसी अटैक को ट्रिगर करने के लिए। पैंक्रेटाइटिस का एक बहुत कॉमन कारण जो आजकल हम देखने सॉरी पैंक्रेटिस का एक बहुत मेजर कारण जो बच्चों में देखने को मिलता है खासकर आजकल वो है जेनेटिक म्यूटेशंस। जेनेटिक म्यूटेशन का ये मतलब है कि जो वहाँ जो जेनेटिक कोड होता है उसमें कुछ तरीके की वेरिएशंस हों जो कि नॉर्मल से थोड़ा हटके हों और जो जीन्स होती हैं जैसे कि हम स्पिंक की बात करें या CFTR की बात करें, ये सारी जीन्स का जो रोल होता है बेसिकली आपके जो एंजाइम का एक्टिवेशन पे काम करता है। तो मैंने जैसे अपनी पहली वीडियोस में बताया कि पैनक्रियास का काम होता है एंजाइम्स बनाना और स्मॉल इंटेस्टाइन का काम होता है उसको एक्टिवेट करना और साथ में उसका खाने का डाइजेस्ट करना। तो ये सभी जीन्स का जो रोल होता है बेसिकली पैनक्रियास के जो एंजाइम्स हैं हमारे पैनक्रियास के अंदर एक्टिवेट ना हो उसको रोकने का इसका काम होता है। तो कई बार जब कुछ म्यूटेशंस होती हैं तो जो पैंक्रियाटिक जूस होता है वो आपके पैनक्रियास के अंदर ही एक्टिवेट हो जाता है जिस वजह से पैनक्रियास अपने आप को ही खाना शुरू कर देता है उसके एक्टिवेशन होने के बाद। तो इस कारण से पैनक्रियास में सूजन होने लग जाती है और अटैक्स आने लग जाते हैं जिसको हम पैनक्रियाटिस की तरह समझते हैं। तो बेसिकली जो जीन्स 3 तरीके से काम करती है। पहला प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, सेकेंडली जो हमारा एक्टिवेशन ऑफ द एंजाइम जो हमारे पैनक्रियास के अंदर होता है। सिमिलरली जो सिक्रीशंस होता है ग्लैंड के अंदर उसको कंट्रोल करती हैं। तो इन तरीके से वो जीन्स हमारे पैनक्रियास में काम करती हैं। कई बार मेरे से मरीज़ ये भी पूछते हैं कि वायरल इन्फेक्शन से कैसे पैनक्रियाटिस ट्रिगर हो सकता है या हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है। फिर से समझते हैं कि पैनक्रियाटिस क्या है। पैनक्रियाटिस बेसिकली पैनक्रियास में होने वाली सूजन है एंड जब कभी भी कोई वायरल इन्फेक्शन होगा, खासकर वो वाले वायरल इन्फेक्शन जो कि पैनक्रियाटिस को ट्रिगर कर सकते हैं जैसे कि बच्चों में मम्प्स, सिमिलरली कुछ तरीके के इन्फ्लुएंजा वेरिएंट्स या फिर कोविड, इन सब में हम देखते हैं कि पैनक्रियाटिस कई बार ट्रिगर हो सकता है। और जब कभी भी कोई वायरल इन्फेक्शन होता है शरीर में तो इम्यून सिस्टम कई तरीके के इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स को सेक्रेट करता है और जिस वजह से इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स बढ़ते हैं और पैनक्रियास में फिर से सूजन बढ़ती है जो कि इनडायरेक्टली एक अटैक को ट्रिगर कर सकता है। और कई बार हम देखते हैं जैसे जैसे फीवर ठीक होता है इन टाइम आपका इन्फेक्शन भी कंट्रोल होता है एंड पैनक्रियास भी वापस रिकवरी की तरफ बढ़ता है। बट येस, वायरल इन्फेक्शन कैन ऑलवेज ट्रिगर अ पैनक्रियाटिस अटैक, बट अगेन इट वुड डिपेंड ऑन पेशेंट टू पेशेंट। ऐसा नहीं कि हर बार किसी को वायरल इन्फेक्शन होगा आपको अटैक आ जाएगा, लेकिन अगर आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है और बार-बार आपको होने वाली पैंक्रियाटिस है, अगर रिकरेंट पैंक्रियाटिस है, तो उसकी चांसेस आपको ज़्यादा बढ़ जाती हैं। आजकल कई तरीके की पैंक्रियाटिस को मेरे को लगता है जो पूरा श्रेय है हमारा जो मेटाबॉलिक हेल्थ है, उसको मैं दे सकती हूँ क्योंकि हमारा खान-पान इतना ख़राब हो चुका है, हमारी जीवन शैली इतनी ख़राब हो चुकी है और इसी क्रम में हम देखते हैं कि कई बार ओबेसिटी के साथ पैंक्रियाटिस का बहुत डायरेक्ट कनेक्शन है। ख़ासकर जितने टीनेजर्स मेरे पास आते हैं, तो जब उनकी हिस्ट्री देखती हूँ, मैं उनसे पूछती हूँ, "क्या आप कभी ओबीस थे?" तो कहते हैं हाँ पहले मैं 105 किलो का था या 90 किलो का था और अब मेरा 30 किलो वजन कम हो गया। तो ये कॉमन सा एक पैटर्न मैं अपने पेशेंट्स के बीच में देखती आई हूँ। सिमिलरली जब हम मेटाबॉलिक पैनक्रियाटिस की बात करते हैं तो उसमें एक और कंडीशन हम बात करेंगे डिसलिपिडीमिया की या फिर हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल की। तो हाई ट्राइग्लिसराइड्स को समझेंगे कि कैसे ही हमारे पैनक्रियास के लिए बहुत घातक होता है।
और उससे पहले हम ट्राइग्लिसराइड्स को समझते हैं कि ट्राइग्लिसराइड्स क्या हैं। ये बेसिकली फ़ैट है जो हमारे ब्लड के अंदर सर्कुलेट करता है, और जब ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, और ये बेसिकली फ्री फैटी एसिड्स होता है जो हमारे ब्लड सप्लाई में आ जाता है, और ये काफ़ी हद तक हमारे शरीर के लिए टॉक्सिक होते हैं। तो जब ये हमारे ब्लड के थ्रू पैंक्रियाज़ में पहुँचते हैं तो हमारे जो स्ट्रक्चर्स हैं या ब्लड वेसल्स को हैं डैमेज करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का जो सप्लाई है उसको ब्रेक करते हैं, और जिसके कारण से जो हमारे पैंक्रियाटिक टिश्यू है उसमें भी डैमेज क्रिएट करते हैं। और हाई ट्राइग्लिसराइड की वजह से पैंक्रियाटिस बहुत कॉमनली हमें देखने को मिलती है। ये हमारे के अंदर कई तरह के सर्कुलेटरी डिफेक्ट या फिर इन्फ्लेमेटरी डिफेक्ट्स भी लेकर आता है। एंड इसी के साथ हम देखते हैं कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ देखने को मिलती है, ओबेसिटी देखने को मिलती है, और ये सारी चीज़ें हमें मेटाबॉलिक हेल्थ वाले पेशेंट्स में देखने को मिलती है। और कलेक्टिवली ये पैंक्रेटाइटिस का एक बहुत ही मुख्य कारण हमें देखने को मिल रहा है पैंक्रेटाइटिस के पेशेंट्स में। एंड आई थिंक यही एक चेंज है जो आजकल के पेशेंट्स में एक चेंजिंग ट्रेंड है जिसको हम समझ सकते हैं। पैंक्रेटाइटिस एक बहुत सिंपल बीमारी भी नहीं है, और कई बार बहुत सिंपल भी हो सकती है। लेकिन जो चेंजिंग ट्रेंड है या फिर जिस तरीके के मरीज़ मैं देखती हूँ, मुझे नहीं लगता हम किसी पर्टिकुलर कारण को पिन पॉइंट कर सकते हैं कि हाँ, केवल अल्कोहल से हो गया होगा, या केवल स्मोकिंग से हो गया होगा, या केवल डिहाइड्रेशन से हो गया होगा, या जेनेटिक आपको पॉजिटिव मिला इसलिए हो गया होगा, या फिर स्ट्रेस से हो गया होगा, या नींद की कमी से हो गया होगा। तो आजकल हर बीमारी आई थिंक मल्टीफैक्टोरियल है, एंड हर एक चीज़ का एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इंसान अल्कोहलिक हो सकता है जिसके कारण से उसकी पैंक्रेटिक सेल्स कमज़ोर हो सकती हैं, और सिमिलरली अगर वो साथ में डिहाइड्रेशन भी है तो उससे उसका जो सिक्रीशन होता है वो बहुत थिक हो सकता है, और कोई स्मोकर भी है तो उससे फाइब्रोसिस भी हो सकती है। सिमिलरली स्ट्रेस से हार्मोनल चेंज हो सकते हैं। सो कई सारे कारण मिलके इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर कर सकते हैं। तो केवल ये बोलना कि हाँ, मैं सोता नहीं था शायद इसलिए मुझे हो गया, आई थिंक देयर आर कलेक्टिवली मैनी मैनी रीजंस, एंड ईच फ्लेयरिंग अप द अदर वन, मतलब एक सीक्वेंस है। एक चीज़ से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तो एक सीक्वेंस की तरह काम करता है। उसी क्रम में अगर हम बात करें कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ हैं, हम प्रोटीन ही बिल्कुल नहीं खा रहे हैं और हम ओवर एक्सर्ट भी कर रहे हैं, तो जब भी मरीज़ बताए आप मुझे बता दो वो ऐसा क्या फैक्टर है जिससे हो गया हो? तो बहुत आसान है समझना कि हर एक चीज़ का एक रोल है, और कई कारणों से मिलके बीमारी बनती है। तो इस बीमारी को उसी तरह समझें, और बेसिकली जो कारण इस बीमारी को ट्रिगर करते हैं उसको कंट्रोल करें, और परहेज़ करें, और एक बैलेंस डाइट रखें और इसका ढंग से इलाज करें। कई बार लोग मेरे से ये भी पूछते हैं कि मैम मेरे को ना पहले मैं अल्कोहल पीता था और मुझे पैंक्रेटिस का एक अटैक आ गया। फिर मैंने 2 महीने नहीं पी, और बिल्कुल ठीक था। तो मैंने तीसरे महीने थोड़ी-सी फिर से पी। कहते मैम फिर अटैक नहीं आया। तो मुझे लगा ये दोबारा नहीं आएगी। फिर मैंने रोज़ पीनी ही शुरू कर दी, एंड आई थिंक जिसको अल्कोहल की आदत भी होती है या नशा करने का रहता है या फिर हैबिचुअल होते हैं, और दे आर अल्कोहलिक्स इन नेचर, सो वो ईज़िली गिव अप नहीं कर पाते हैं। बट समटाइम्स डॉक्टर कहता है आप अल्कोहल छोड़ दो आपको पैनक्रेटिस होगी ही नहीं। यहाँ पर मैं कई बार सहमत नहीं होती हूँ, क्योंकि अल्कोहल एक कारण हो सकता है, और कई बार हम एक सिंगल कारण के पीछे पड़े रहते हैं कि अल्कोहल छोड़ देंगे हम ठीक हो जाएँगे, ऐसा नहीं है। इन द प्रोसेस ऑफ पैनक्रेटिस कई तरह के डैमेजेस आपके सिस्टम में हो जाते हैं, भले ही वो आपके मेटाबॉलिक हेल्थ के साथ हो या फिर कोई अंडरलाइंग इन्फ्लेमेशन हो। इन सबको जब तक हम चेंज नहीं करते हैं तब तक आप ठीक नहीं होते हैं, और बार-बार रिकरेंस आपको होता रहता है, और फिर आप सोचते हैं अब तो अल्कोहल छोड़ दिए अब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें अपना फ़ोकस एक उस कारण से हटाकर ओवरऑल जो उसने डैमेज किया है, और भी जो कारण हैं, उस पे फ़ोकस करने से बीमारी को हम जड़ से ठीक करते हैं या कर सकते हैं, और उसी पे हमें फ़ोकस करना चाहिए, और सिंगल कारण के पीछे हमें चेज़ नहीं करना चाहिए।